गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और चलिए सुबह 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करें। उसके पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। 4 जून से पहले जनादेश की झलक। IBC 24 का सबसे सटीक एग्जिट पोल। मध्य प्रदेश में रहेगा बीजेपी का दबदबा। 29 में से 27 सीटें मिलने का अनुमान। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। द्वारका और सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। MP नर्सिंग कॉलेज घोटाले की दोबारा होगी जांच। 6 नई टीम बनाएगी CBI। 599 से ज्यादा कॉलेजों की होगी जांच। जबलपुर डबल मर्डर केस में कई सनसनीखेज खुलासे। आरोपी ने घटनास्थल पर नाबालिग से बनाए शारीरिक संबंध। पुलिस ने दुष्कर्म का केस किया दर्ज। श्योपुर में सीप नदी में पलटी श्रद्धालुओं से भरी एक नाव। 3 बच्चों सहित 7 लोगों की दुखद मौत। 11 लोग थे नाव में सवार। भोपाल में रेस्टोरेंट बिल्डिंग में लगी भीषण आग। 12 दमकल वाहनों ने पाया कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। कोई जनहानि नहीं। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में अब बात करते हैं खबरों के विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के चर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले की। जी हां, अब इस मामले में एक नया अपडेट ये मिल रहा है कि मामले की जांच के लिए 6 नई टीम CBI बनाने जा रही है। 599 से ज्यादा कॉलेज की जांच के लिए ये टीम बनाई जाएगी जो जांच करेगी और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज की जांच में करीब करीब 1 साल का वक्त भी लग सकता है क्योंकि कॉलेजों की संख्या काफी अधिक है। जांच के लिए SIT भी बना सकती है CBI की टीम। बड़ा अपडेट आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और अब खबर यह मिल रही है कि CBI एक नई टीम बना सकती है SIT की। 6 नई टीमों में इसे विभाजित किया जाएगा और 599 से ज्यादा कॉलेज की इसमें जांच होगी जो टीम जांच करेगी। एक दिन पहले ही हमने देखा शनिवार को किस तरह उच्च शिक्षा मंत्री से यानी इंदर सिंह परमार से विद्यार्थी मिलने पहुंचे। उन्होंने भी शिकायत की। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी गरमा रही है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी अब इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के हाथ एक अच्छा मुद्दा लग गया है हाथ। और दूसरी तरफ CBI के सामने भी ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि पहले से ही CBI की टीम जांच कर रही है। कई लोग इस वक्त जेल भी पहुंच चुके हैं, पूछताछ भी जारी है। इस खबर पर और ज्यादा अपडेट जानकारी लेंगे हम संवाददाता दुष्यंत पाराशर से। हमारे साथ भोपाल से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आना चाहेंगे, एक दिन पहले ही कुछ विद्यार्थी इंदर सिंह परमार से मिले, उन्होंने भी शिकायत दर्ज की। दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना रही है। कुल मिलाकर CBI के लिए भी अब एक चैलेंज रहेगा। टीमें जरूर बनाई जाएंगी। कितना वक्त इन अलग अलग कॉलेजों की जांच में लग सकता है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी लगभग 1 साल का समय जो है नए तरह से जो जांच शुरू होगी उसमें लग सकता है क्योंकि जिस तरीके से कॉलेजों की संख्या निकलकर सामने आई है उससे यही कहा जा सकता है कि 600 कॉलेज के आसपास जो है मामले में जांच की जाएगी। तो कॉलेजों की मापन, कॉलेजों की सीमांकन और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उन तमाम सारी चीजों को समझने के लिए जो CBI की टीमें हैं उनको थोड़ा समय जरूर लग सकता है। जिस तरीके से CBI के विश्वस्त सूत्रों की बात की जाए तो लगभग 1 साल का समय जो है पूरी जांच में लग सकता है क्योंकि अलग अलग जिलों की कॉलेज हैं और टीमों को वहां पर जाने के साथ में तमाम सारे काम करने और जिस तरीके से जो जांच की जानी थी उन जांचों के मापन में कितना समय लगने का अंदेशा जो है वो यहाँ पर CBI के विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कार्रवाइयां शुरू की गई हैं उस पर भी अभी जो मेन फोकस जो है वो CBI मुख्यालय का है
तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है ज्यादा से ज्यादा सीबीआई की ओर से कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप जो है वो जल्दी किया जा सके और उसके बाद 5 से 6 टीमें जो है अलग अलग स्तर की इन तमाम सारे कॉलेजों की जांच के लिए बनाई जा सके, ताकि जल्द से जल्द इसकी जांच जो है वो शुरू हो सके और 1 साल के समय के अंदर जांच पूरी भी हो सके। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद इस पूरे मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की है। 23 लोगों को आरोपी बनाया है और 13 लोगों को यहाँ पर फिलहाल कोर्ट ने जेल भेज दिया है। लेकिन दुष्यंत, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है इस पूरे मामले में। सीबीआई की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले भी जांच तो सीबीआई के अधिकारी ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किस तरह पैसे लेकर कॉलेजों को मान्यताएं दी। अब नए सिरे से सीबीआई की टीम जांच कर रही है, ऐसे में सवाल सीबीआई की विश्वसनीयता का है। अब बिल्कुल देखिए, विश्वसनीयता का सवाल है ही, क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसियों की बात की जाती थी उसमें सीबीआई का नाम बड़े ही भरोसे के साथ में, विश्वास के साथ में लिया जाता था। लेकिन जब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ, कुछ चीजें उजागर हुई, तो उससे कहीं ना कहीं सीबीआई के अधिकारी और कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर जो है वो भी संलिप्त पाए गए। तो ऐसे में भरोसा तो बहुत कम हुआ है, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि जो छवि सीबीआई की घुमिल हुई है उसको एक बार फिर से चमकाया जाए, फिर से एक बार सीबीआई के नाम को ऊंचा किया जाए और उसी के लिए एक बार सीबीआई के नाम को ऊंचा किया जाए और उसी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि अब अलग से 6 टीमें जो हैं वो बनाई जाएंगी और इन्हीं 6 टीमों के आधार पर जो है पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। सभी लगभग 600 कॉलेजों की जांच जो है प्रदेश भर में कराई जाएगी। ऐसे में कौन से कॉलेज जो है सूटेबल पाए जाते हैं, कौन से अनसूटेबल पाए जाते हैं और डेफिशिएंट कौन से कॉलेज पाए जाते हैं, इस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल इस पूरे मामले में की जब जांच होगी तो लगभग 1 साल का समय लगेगा। इस तमाम सारी 6 टीमें जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में जाकर नर्सिंग कॉलेजेस की जांच करने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इधर श्योपुर से बड़ी खबर देर रात को मिली, जब श्योपुर के सीप नदी में यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई और नाव हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 1 की तलाश जारी है। आपको बता दें, कुल 11 लोग इस नाव में सवार थे, जिनमें से कुछ बच्चे भी थे। हालांकि 4 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली क्योंकि उन्हें तैरना आता था, लेकिन जो अन्य लोग नाव में सवार थे उन्हें तैरना नहीं आता था। इस कारण इस दुखद हादसे का वो शिकार हो गए, काल के गाल में समा गए। 7 लोगों की दुखद मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, कोशिश की हर संभव कि किसी भी तरह उन लोगों को बचा लिया जाए, लेकिन 7 लोगों को बचाया नहीं जा सका। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। मानपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है, सीप नदी में। घटना में कुल 11 लोगों में से 4 लोग जो है जीवित निकाले जा चुके हैं और 7 जो है बॉडीज़ अभी एसडीआरएफ के द्वारा निकाली गई है और अंतिम उनका जो हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहे हैं। उसके बाद बता पाएंगे कि 7 में से कितने जो है डेड है और उसमें से यदि कोई जीवित है तो कितने हैं। दुखद हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे हम। स्वदेश भारद्वाज हमारे संवाददाता श्योपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश, लगभग 12 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है, 7 लोगों की दुखद मौत हुई है। ये बेहद दुखद घटना है, लेकिन जो एक व्यक्ति की बताया जा रहा था कि उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, वो लापता है। अभी इस बारे में कुछ अपडेट? पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम का क्या कहना है? बिल्कुल जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो एक व्यक्ति थी जिसकी देर रात तक ये सर्चिंग करने के बाद खुद एक महिला उधर नदी किनारे चल के आई और उसने अपने आप को प्रशासन को बताया कि मैं भी उस नाव में सवार थी, लेकिन मैं तैर के निकल गई थी, जिसकी वजह से किनारे लग गई दूसरे घाट पे और मैं इधर से निकल गई। तो कुल मिला के 7 जो मौतें हुई वो सब प्राप्त कर लिए थे एसडीआरएफ की टीम ने, लेकिन जो 4 तैर के निकल गए थे वो सुरक्षित थे और प्रशासन ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया और उनका इलाज भी कराया। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगी कि ये देव स्थान से दर्शन करने के बाद अपने एक रिश्तेदार से ही मिलने जा रहे थे और एक विशेष बात यह है कि जिस नाव में ये बैठ के जा रहे थे वो नाव खुद चलानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ कोई नाव चलाने वाला रहता नहीं है और जरा सा एक टुकड़ा है जिसको पार करना पड़ता है। और ये बीच में जब नाव पहुंची थी तो अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वहाँ पर नाव
का नियंत्रण खो गया और वहाँ पलट गई, जिससे ये पूरा हादसा हुआ। अभी हम जिला अस्पताल में मौजूद है। लेकिन स्वदेश, एक पूरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि यह हादसा जो हुआ है, जैसा कि आप बता रहे हैं, कोई नाविक नहीं है, कोई नाव चलाने वाला होता नहीं है, लोग खुद ही चलाते हैं। जो 4 लोग बच गए हैं जिन्हें तैरना आता था, क्या उनके बयान दर्ज हुए हैं? उनका कुछ इस पूरे मामले में बयान आया है? आखिर ये हादसा कैसे हुआ? बिल्कुल, सबसे पहले प्राथमिकता प्रशासन ने ये करवाई कि जो 4 लोग तैर के बच गए थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, फिर उनके बयान हुए। उनके बयान के आधार पर ही ये पता लग पाया कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। बीच नदी में नाव पहुंची थी, जब तेज आंधी आई तो नाव का नियंत्रण खो बैठे, और जो नाव चलाने वाले थे ग्रामीण थे, खुद ही लोग थे, वो लोग बता रहे थे कि इस तरीके से नाव पलटी और हम डूब गए, जिसमें से एक महिला तैर के भी निकल गई और 3 पुरुष थे। लेकिन जो मौत हुई 4 लोगों की, उसमें से 5 बच्चे थे और 2 महिला पुरुष थे। ठीक है, एक संक्षिप्त में अपडेट ये भी दे दीजिए स्वदेश, जो एक लापता था शख्स, उसके बारे में अभी क्या अपडेट है? देखिए, मैं बता चुका हूँ कि जो लापता शख्स की खोज कर रहे थे वो एक महिला थी, जो कि काफी देर ढूंढने के बाद वो खुद ही तैर के किनारे लगी और प्रशासन को खुद बताया कि मैं नाव में सवार थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश, जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर जबलपुर के दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी नाबालिग और उसके प्रेमी मुकुल सिंह ने मृत पिता और मासूम की हत्या के बाद भी लाश के सामने शारीरिक संबंध बनाए थे। दोनों ही आरोपी हत्या के बाद 4 घंटे तक घर में ही रुके थे। नाबालिग की मेडिकल जांच के बाद आरोपी मुकुल सिंह के विरुद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी में रेलकर्मी और उसके मासूम बेटे की हत्या कर दी गई थी, और इसी मामले में पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर लाकर एक बार फिर से इस पूरे मर्डर सीन का रिक्रिएशन किया, जिसमें कई खुलासे हो रहे हैं। दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच भी कर रही है, और आरोपी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया उसके खिलाफ अब पुलिस ने एक नई धारा के तहत, दुष्कर्म की धारा के तहत केस दर्ज किया है। कुल 5 लोगों की हत्या करना चाहता था आरोपी। हालांकि उसने 2 लोगों को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन 3 लोगों को वो नहीं उतार पाया। उसने अपने सीने पे देखे किस तरह टैटू बना रखे थे। पुलिस ने पूछताछ में इस बात का भी खुलासा किया। उस समय जब घटना घटित हुई थी तो आरोपी और जो नाबालिग बच्ची है उन्हें जो भी वहाँ एक्टिविटी उनकी हुई थी, तो उसी को जो हमने अभी तक एक्सपेक्ट, क्योंकि अभी तक आरोपी हमारे पास था नहीं, अभी उसको लेके आने से अब वो एक्चुअल जो घटना हुई थी उसने जैसा बताया उसको हमने जो अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया है उसके साथ मैच किया है, तो लगभग वो मैच हुआ है। इधर आरोपी मुकुल सिंह को इस वक्त जबलपुर पुलिस उसके मृतक के निवास लेकर आई है। आप देखेंगे कि जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी का ये फ्लैट है, जहां 364/3 पर राजकुमार विश्वकर्मा रहा करते थे, और यहां पर घटना का रिक्रिएशन करने के लिए पुलिस ने आरोपी को लेकर यहां पर पहुंची है। और आप देखेंगे कि पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं। ऊपर मुकुल सिंह को कुछ ही देर पहले ले जाया गया है। पूरी घटनाक्रम में पूछताछ तफ्तीश के बाद हुआ है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि आरोपी ने मृतक की नाबालिग बेटी से इस हत्या को अंजाम देने से ठीक पहले और हत्या के बाद भी इसी घटना स्थल पर शारीरिक संबंध बनाए थे। जी हाँ, सुनकर ही हैरानी इस बात को होती है, लेकिन आरोपी ने जो पूछताछ में खुलासा हुआ है, नाबालिग से जो पूछताछ हुई है उससे यही खुलासा हुआ है कि दोनों ने हत्या से ठीक पहले और हत्या के बाद भी शारीरिक संबंध घटना स्थल पर बनाए थे, और इसके बाद तकरीबन 4 घंटे वो यहीं पर रुके रहे थे। घटना के बाद उन्होंने घर पर ही मैगी बनाकर खाई थी। सुबह जब दूध वाला आया था तो दूध लेने के लिए मृतक की नाबालिग बेटी नीचे यहाँ पर उतरी थी, और भीतर शव की बदबू आसपास ना फैलने पाए इसके लिए उन्होंने कमरे में अगरबत्ती भी लगा दी थी। और इस तरह से बारी बारी करके एक सबसे पहले मुकुल सिंह यहाँ पर से निकला था, और उसके बाद मृतक की नाबालिग बेटी बारी बारी करके यहाँ से निकले थे और बाद में साथ में फरार हो गए थे। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि इन दोनों ने ट्रेन में जहाँ जहाँ सफ़र किया वहाँ ट्रेन में भी शारीरिक संबंध बनाए थे, और ऐसे में चूँकि लड़की नाबालिग है लिहाजा उसकी मेडिकल जांच करवाई गई है, और उस मेडिकल जांच के बाद आरोपी मुकुल सिंह के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में भी अपराध दर्ज कर लिया गया है, और पूरी घटना की तफसील से जांच की जा रही है।
कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। इधर शनिवार को राजधानी भोपाल में दिल दहलाने वाली वारदात हुई। चरित्र संदेह के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। शव को जलाकर कई टुकड़ों में पति ने खंती में फेंक दिया। बताया जा रहा है महिला के शव के कई टुकड़े किए आरोपी ने। पुलिस को पांव सहित खोपड़ी और शरीर के अलग अलग अंगों सहित 14 टुकड़े मिले हैं शव के। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आरोपी पति नदीम को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। और ये घटना 21 मई की बताई जा रही है। अब आप अंदाजा लगाइए, करीब 12 दिन हो चुके हैं इस मामले को। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। निशातपुरा इलाके की ये तस्वीरें, खंती में किस तरह महिला के शव को अलग अलग टुकड़ों में उसने करके फेंक दिया। पुलिस इस मामले में अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बेहद सनसनीखेज, चौंकाने वाली वारदात राजधानी भोपाल में हुई। हालांकि जो कारण अभी प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने बताया है, आरोपी से पूछताछ के आधार पर आरोपी ने अपनी पत्नी को इसलिए मौत के घाट उतारा क्योंकि चरित्र संदेह का उसे शक था। पति उसकी पत्नी पर शक कर रहा था। यही कारण रहा कि आरोपी ने उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम के पिटाई मामले में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो गई है। मारपीट के आरोपी सालिग्राम ने अपने दोस्त जीतू तिवारी को लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी दी है। आरोपी ने मैसेज करते हुए लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई को जानता ही होगा, सर्च कर लेना, 72 घंटे में तेरा खेल खत्म हो जाएगा। इस तरह से धमकी भरा मेल भी संदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित ने थाने में सालिग्राम के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें, आरोपी सालिग्राम ने एक दिन पहले अपने दोस्त जीतू तिवारी के घर में घुसकर मारपीट की थी और मारपीट का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। उन्होंने धमकी देते हुए गाड़ी से स्पीड में आए, बोले हमारे गंदी गंदी गालियाँ दी हैं तो मैं भी उठा लेंगे। और सालिग्राम महाराज का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया है कि अब तुम्हें 72 घंटे में घर से उठा लेंगे, जान से मार देंगे। लॉरेंस बिश्नोई को तुम अच्छे से जानते हो ना, उनसे उनके कांटेक्ट हैं या नहीं भगवान जाने, लेकिन उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की हमको धमकी दी है। अब ना ही हम घर में रह पा रहे हैं, नहीं कहीं। स्क्रीनशॉट संज्ञान में आया है तो उसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में है तो आने वाले समय में यदि अन्य साक्ष्य भी सामने आएंगे तो उस प्रकार की धाराएं और उस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की। दरअसल मुख्यमंत्री आज गुजरात के देवभूमि द्वारका और सोमनाथ के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव देवभूमि द्वारका में भगवान के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव और प्रदेशवासियों की समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री कामना करेंगे। सोमनाथ में ही आज मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम भी होगा, क्योंकि देखिए अब चुनावी प्रचार, चुनावी रैलियां, इन सब से अब हर राजनेता फ्री हो गया है। 2 दिन बाद रिजल्ट जरूर आएंगे, लेकिन अब ऐसे में राजनेता करें क्या? ये शायद 2 दिन कह सकते हैं थोड़े राहत भरे। 2 दिन बाद फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी और मुख्यमंत्री मोहन यादव आज रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे। गुजरात के द्वारका और सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में तो 4 चरणों में ही चुनाव संपन्न हो गए थे, लेकिन उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जिस तरह प्रचार किया, कई रैलियां की, कई रोड शो किए, मुख्यमंत्री की व्यस्तता बीते लगभग 15 दिनों में काफ़ी अधिक थी। और अब उन सभी चुनावी रोड शो, रैलियों से और जनसभाओं से समय निकालकर, क्योंकि अब थोड़ा वक्त मिला है, मुख्यमंत्री आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार्मिक यात्रा पे हैं और इसके पहले मुख्यमंत्री ने दक्षिण के मंदिरों में दर्शन किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के नटराज मंदिर में पहुंचकर दर्शन किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे,
वहां तिरुमाला मंदिर में भी मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ दर्शन किया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नटराज मंदिर में मुख्यमंत्री जब पहुंचे वहां उन्होंने दर्शन किए, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और दूसरी तस्वीर तिरुपति मंदिर की, जहां मुख्यमंत्री ने अपने परिवार सहित, देखिए उनकी पत्नी, उनके बेटे नजर आ रहे हैं, उनकी बहू भी नजर आ रही है। तिरुपति मंदिर में सपरिवार मुख्यमंत्री ने पूजन अर्चन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। शनिवार को लोकसभा के 7वें चरण का मतदान पूरी तरह संपन्न हो गया और एग्जिट पोल के नतीजे भी अब आ चुके हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर बढ़त बनाते दिखाई दे रही है और इससे बीजेपी में खुशी का माहौल भी है। रुझानों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य नेताओं के रिएक्शंस जो आए हैं, सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित थे। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर देशवासियों का, प्रदेशवासियों का आभार भी मानता और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रेम बना रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर देश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। एग्जिट पोल के नतीजे आज जो देश के सामने आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो एग्जिट पोल से भी ज्यादा ये साकार रूप दिखाई देगा और इस बार 400 पार का नारा देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी ने रखा, जो विजन रखा है, उसके आधार पर ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सीटों के साथ तीसरी बार केंद्र की सरकार में हम सरकार बनाने वाले मोदी जी के नेतृत्व में। इधर एग्जिट पोल्स के रुझान सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। IBC 24 से खास बातचीत उन्होंने की है, सुनाते हैं आपको। देश में 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और तमाम एग्जिट पोल में एनडीए ने बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के पक्ष में ज़्यादातर सीटें दिखाई दे रही है। मेरे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सर, एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को स्पष्ट तौर पर जो है बहुमत भी दिखाई दे रहा है और 300 से अधिक सीटें दिखाई दे रही है। 300 से अधिक नहीं, 400 पार जा रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिला के, और अकेली भारतीय जनता पार्टी 370 क्रॉस कर रही है। मध्य प्रदेश में भी सभी 29 सीटें हम जीत रहे हैं। ये विजय की आप सुनामी देखिएगा पूरे देश में। इस समय छिंदवाड़ा पे ज़्यादा फोकस रहा है इस बार बीजेपी का, और छिंदवाड़ा को लेके क्या कहेंगे आप? छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें, और अंतर भी छोटा मोटा नहीं रहेगा, भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इसलिए हम भारी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अंतिम सवाल, विपक्ष कह रहा है कि एग्जिट पोल जो भी हो, लेकिन 4 तारीख को परिणाम जो आएंगे उसमें इंडी गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दी। विपक्ष हो, खड़गे साहब, सब जानते हैं कि ये नहीं होने वाला है, लेकिन बोलना है कुछ ना कुछ। अब इसी चक्कर में वो पहले तो बैठ ही नहीं रहते कि एग्जिट पोल आएंगे तो हम तो बैठेंगे नहीं किसी चैनल पे। बाद में फिर वो बदले। उनको अच्छी तरह पता है कि बुरी तरह हार रहे हैं, उनका सूफड़ा साफ हो रहा है, वो जानते हैं, लेकिन कार्यकर्ता गिनती में चले जाएं काउंटिंग में, इसलिए सब बोल रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने दावा किया है मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने का और 400 पार देश भर में एनडीए की सीटें आने का। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।